चलिए अब हम जो है ओप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसी पर आधारित है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं ओप्स होता क्या है। सबसे पहले देखिए आपको एक डायग्राम यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम जो है कोई जानकारी लेना चाहते हैं, यानी कि उसका एडमिशन फॉर्म हो गया या फिर कोई भी अदर जानकारी, तो हम उसे एक ब्लैंक पेपर दे देते हैं। ठीक है, एक क्या दे देते हैं, ब्लैंक पेपर। और यहाँ पे उसके बाद जो है उसको देने के बाद उससे रेगुलरली यहाँ पे जानकारी फिल करवाते हैं। जानकारी कैसे कि नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे हाँ चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, इस प्रकार फिल कराते हैं। इसी प्रकार अगर हमको 10 स्टूडेंट की जानकारी लेना है तो 10 को हम 10 यहाँ पे ब्लैंक पेपर लेंगे, और यहाँ पे 10 को जो है बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। क्यों ना हम इसके अल्टरनेट में क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म मतलब एक प्रिंट कर लेते फॉर्म, जिसमें यहाँ पे नेम लिखा हो, एफ नेम लिखा हो, एज लिखी हो। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं एज के बदले हम डीओ भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर। अब ये हो गया हमारा फिर एक प्रकार से स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर हमने बना दिए, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्पलेट हमने बना दिए। तो ये टेम्पलेट हम जो है 10 स्टूडेंट को देते हैं। 10 स्टूडेंट आएंगे, फटाफट इसके सामने जो है नाम फिल कर देंगे। अगर हमको 20 को फिल कराना था, हम जो टेम्पलेट फिर उन 10 को अलग से दे सकते हैं। तो क्या हो रहा है, इसमें आसान काम हो रहा हो और इसमें क्या हो रहा है, कठिन काम। तो ये जो कठिन काम हो रहा है ये हमने सी लैंग्वेज में पढ़े हैं। सी लैंग्वेज कौन सी थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो हम टेम्पलेट बनाकर दे रहे हैं ये कहलाती है ओप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे सी जो काम करती थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करती थी, जो कॉन्सेप्ट है। और सी प्लस प्लस हमारी जो है किस पर काम करती है, ओप्स पर आधारित है ये। तो ओप्स में हमको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी जिस पर आपको काम करना है। एक तो होती है क्लास और एक तो होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है। क्या है, एक टेम्पलेट, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट। अब ये क्यों बनाई जाती है, ये बनाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इसकी वैल्यू को मतलब एक्सेस करने के लिए। ऑब्जेक्ट जो है इसके अंतर्गत जो भी मेंबर है उनको एक्सेस करके अपनी वैल्यू को फिल करता है और काम कराता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बनाया और क्लास के अंतर्गत हमने दो यहाँ पे क्या ले ली हैं, मेंबर ले लिए, जिनको हम एट्रीब्यूट या फिर हम बोल सकते हैं वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो देखिए एक नेम नाम का एट्रीब्यूट ले लिया हमने और एक रोल नंबर नाम का। अब इनको देखिए हम जो है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ये जो है राकेश नाम का स्टूडेंट भी आ गया और दूसरा ये मोहन नाम का स्टूडेंट आ गया। तो नेम में पहले वाला आया, देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया राकेश नाम का, जिसके अंतर्गत नेम में हमने राकेश फिल कर दिए और रोल नंबर में हमने 12 फिल कर दिए। और दूसरा स्टूडेंट आया मोहन, मोहन ने जो है नेम में मोहन फिल कर दिया और रोल नंबर में 13 प्रिंट कर दिया। इसके अलावा अगर तीसरा स्टूडेंट आता, जैसे हम बोल सकते हैं ये आ गया राम। ठीक है, तो राम यहाँ फिल हो गया और यहाँ देखिए 14। तो इस प्रकार जो है देखिए इसको, मतलब ये जो क्लास है स्टूडेंट, इसमें जानकारी फटाफट हम जो है फिल कर पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से। यानी कि जितने स्टूडेंट आएंगे वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्लास आप समझ गए हम, क्लास एक ब्लूप्रिंट यानी कि टेम्पलेट होता है, और इस टेम्पलेट को जिसके द्वारा यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है रन टाइम एंटिटी होता है। रन टाइम एंटिटी का मतलब होता है जो रियल टाइम पे काम करता है, यानी कि मेमोरी भी इसी के लिए एलोकेट की जाएगी। जबकि क्लास जब बनाई जाती है तो उसके लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती है। हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे देखिए हम देखें हमको बनाने का काम किसने किया है, गॉड ने किया है। गॉड ने 2 क्लास बनाई होगी। 2 क्लास कौन कौन सी, एक तो एनिमल क्लास बनाई होगी, एक एनिमल, और एक क्लास बनाई होगी ह्यूमन। ठीक है, एनिमल और ह्यूमन। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन के अंतर्गत जो है जो चीज़ें उसको डिफाइन करना है यहाँ ह्यूमन क्लास में डिफाइन कर दिया, और एनिमल के अंतर्गत जो डिफाइन करना है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यदि मान लो उसको कोई ह्यूमन बनाना है तो उसने एक जो भी सारी चीज़ें, अब ये तो नॉर्मल ही है, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए। तो देखिए जो भी इंसान बनाना है, यहाँ सारे 5 तत्व है और आत्मा, जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाना है, तो इंसान बनाने के लिए यहाँ पे डाला और एक उसका जो है यहाँ पे निकाल दिया, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे ह्यूमन बनकर तैयार हो गया, और उस व्यक्ति का नाम जो है ए हो गया। मान लीजिए ए का नाम हम रख देते हैं, जैसे हम राम, श्याम, मोहन, मुकेश, सुरेश, कुछ भी रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन क्लास से निकल कर आया। हम इसको देखकर ही पहचान सकते हैं कि इंसान है। परंतु यहाँ से अगर जैसे मान लीजिए एक डॉग बना है,
तो डॉग में क्या फीचर्स होना चाहिए यहाँ पे, इसने जो मतलब भगवान के द्वारा यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ लाई गई और यहाँ से इस क्लास में डालकर इसको एक निकाल दिया, ठीक है। तो ये डॉग, तो इसको देखकर ही हम समझ जाएंगे डॉग है, यानी कि डॉग क्लास से ये आया है, मतलब एनिमल क्लास से आया है और ये आया है ह्यूमन क्लास से। तो इस प्रकार आप देखिए ये जो है ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक क्लास हो गई और इससे निकलकर जो रन टाइम एंटिटी यानी कि हम अगर बात करें तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हमने देखे हैं कि जब हमको बार बार किसी काम को करना होता है तो हम उसका टेम्पलेट बनाकर रख लेते हैं और उस टेम्पलेट को हम क्लास बोलते हैं और उस टेम्पलेट का जहाँ यूज़ होता है उसे रन टाइम एंटिटी यानी कि ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और क्लास और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी प्रोग्रामिंग ही यहाँ पे कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और है, उनको हम जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल पर बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है उप्स का मतलब आप समझ गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और सी प्लस प्लस जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सभी कोड ऑब्जेक्ट के बेस पर लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा उसके अनुसार क्लास में सारी चीज़ लिखी जाती है और ऑब्जेक्ट जो है रन टाइम एंटिटी होता है। उप्स में जो है कॉम्प्लेक्स कोड यानी कि बहुत बड़ा जो कोड होता है, यानी कि बहुत जो कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम को आप जो है सरल रूप में तोड़ सकते हैं अलग अलग, यानी कि बहुत बड़ी समस्या है तो उसको छोटे छोटे भाग में आप बांटकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी को हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे। इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि देखिए यहाँ आप क्लास के बारे में देखेंगे, अभी हमने क्लास के बारे में बेसिक चीज़ें देख ली और मैं बता दूंगा अभी, और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दो तो आपको जो है बार बार यहाँ पे यूज़ आएगी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, यानी कि जब हमको काम बार बार करना है कोई चीज़ का, या फिर एक क्लास है ए और ए में कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी गई है और हम उसी से रिलेटेड कुछ जो है फीचर्स बी में लाना चाहते हैं, तो हम बी में अलग से डिफाइन ना करके क्या करते हैं, ए को यहाँ पे बुला लेते हैं कि भाई ए की कुछ विशेषता यहाँ पे यूज़ हो जाए। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि इसके जो अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं पूरी चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं जाती, यानी जो काम हो रहा है वो आपको पता होगा परंतु जो अंदर है मैकेनिज्म वो पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल आप चलाते हो तो मोबाइल में आपने नंबर डाले और कॉल कर दिया, अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि कॉल लग गया और सामने वाले से बात हो गया। तो आपको सिर्फ कॉल लगने वाला जो फीचर्स है वो समझ में आ रहा है, पर अंदर क्या काम हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन, इसका मतलब है कि जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास में जो है सारी चीज़ें यहाँ पे इनकैप्सूल, मतलब जैसे कैप्सूल आपने देखे होंगे, मेडिसिन आप खाते हो तो उसके अंतर्गत कैप्सूल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लास के अंतर्गत ऑब्जेक्ट तो नहीं, यहाँ पे मेंबर्स के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन कैप्सूल के रूप में कंप्लीट कर दी जाती है जिन्हें हम अलग से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म में काम तो एक ही होता है। जैसे देखिए अगर एक व्यक्ति की बात करें, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन जो है घर में उसकी भूमिका अलग अलग हो सकती है, पर्सन तो एक ही है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राकेश, ठीक है, ये है राकेश, एक पर्सन है, वो घर में जो है किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, ठीक है, किसी का नाती हो सकता है। तो ये देखिए राकेश जो है एक ही है परंतु यहाँ पे उसके पद जो है अलग अलग है, इसी को यहाँ पे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हम मान लीजिए एक क्लास बनाया हमने शेप नाम की, ठीक है, और शेप को हम जो है अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, जैसे लाइन बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बना सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं। ये बहुत सारे काम जो है इस शेप के माध्यम से कर ली जा रहे हैं। तो जब एक क्लास जो है अलग अलग रूप से काम करे तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फिर होता है मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग का मतलब होता है जैसे हम इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत सारे बनाएंगे तो इन सभी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, मतलब ये सभी ऑब्जेक्ट अपने आप में आपस में किसी एक दूसरे से संपर्क कर पाएंगे। तो क्या होगा, मैसेज भेजेंगे ना कि भाई इस ऑब्जेक्ट से इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट से इस तीसरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैसेज भेजा और प्राप्त किया जाता है, इससे बोलते हैं मैसेज पासिंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, चलिए जान लेते हैं इनको हम विस्तार से। सबसे पहले क्लास की बात करें तो क्लास आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कार है, कार जो होती है सभी कार जो है एक जैसे ही काम करती है, ठीक है, हालांकि उनका ब्रांड अलग हो जाता है, ठीक है, उनका जो होता है स्पीड, टॉप स्पीड अलग हो जाती है, मॉडल अलग हो जाता है, बहुत सारी कंपनी अलग हो जाती है, परंतु कार का जो मैकेनिज्म होता है वो एक ही होता है। तो क्यों ना एक कार का हम जो है एक टेम्पलेट तैयार कर लें जिसके अंतर्गत जो है फ्यूल तो सभी में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, स्पीड भी सभी में होगी, ड्राइव स्टीयरिंग भी सभी में होगी। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बेसिक रूप से स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और जब हम इनको बुलाते हैं ऑब्जेक्ट रूप में तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, जैसे अलग अलग कंपनी हो गई, टाटा हो गई, टोयोटा हो गई, ठीक है,
महिंद्रा हो गई, ये बहुत सारी जो है अलग अलग यहाँ पे कार यहाँ कंपनी बना दी जाएगी। उनकी कंपनी के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, तो उनको हम यहाँ डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे क्लास एक टेम्पलेट है, परंतु ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। तो देखिए एक ब्लूप्रिंट हम बोल सकते हैं क्लास को, ऑब्जेक्ट के ग्रुप को दर्शाता है, और क्लास एक यूज़र डिफाइन डेटा टाइप है, यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है, परंतु इसको मेमोरी तब एलोकेट की जाती है जब ऑब्जेक्ट इसके तैयार कर लिए जाते हैं। क्लास में डेटा मेंबर और डेटा फंक्शंस होते हैं, जिन्हें एट्रीब्यूट और मेथड भी कहा जाता है। इन्हें क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोबाइल एक क्लास है, तो मोबाइल एक क्लास है तो क्या होगा, मोबाइल का नाम ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मोबाइल का कलर बैटरी सभी मोबाइल में कॉमन हो सकती है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट। इसी के अलावा वेजिटेबल एक क्लास बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है देखिए सभी वेजिटेबल के अंतर्गत जो है अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, आलू टमाटर प्याज ये सब जो है वेजिटेबल है, तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। परंतु क्लास के अंतर्गत हम बेसिक रूप से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो यहाँ आप क्लास समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होता है जो क्लास के सभी फीचर्स को एक्सेस करने का काम करता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्लास में हम देखें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे मेथड्स हो गया, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होती हैं, उनको यूज़ करने का काम करता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट एक क्लास का वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट जैसे कि मोबाइल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, बाइक हो सकती है, घड़ी हो सकता है, टीवी हो सकता है, जो रन टाइम एंटिटी हम देख सकते हैं वर्तमान में, उन्हें हम ऑब्जेक्ट की संज्ञा दे सकते हैं। और एक क्लास में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कार नाम का एक क्लास बनाया, और कार में देखिए बहुत सारी कार आ सकती है, टाटा की कार आ सकती है, टोयोटा की कार आ सकती है, महिंद्रा की कार आ सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट है, टाटा टोयोटा महिंद्रा ये। और कार क्या है, एक क्लास है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही जो है मेमोरी में वेरिएबल के जो है वेरिएबल के जो साइज़ है या डेटा टाइप है उसके अनुसार ही यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की जाती है। मोबाइल एक क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट होंगे क्या क्या, MI वीवो सैमसंग रियलमी रेडमी, ये बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट, आप समझ गए होंगे, और ये हो गई आपकी क्लास मतलब कार नाम से। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि देखिए इनहेरिटेंस को मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक क्लास जब बना ली गई और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, और इसी के जैसे फीचर्स इसमें भी हम लाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम जो है अलग से तैयार करने की बजाय इससे हम बोल लें। तो जो ए क्लास है, ये क्लास को बी के अंतर्गत बुला लिया जाएगा। तो जब एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास के फीचर्स के यहाँ पे एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में यूज़ किया जाता है, तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को उत्तराधिकार बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो उत्तराधिकार है, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें चाइल्ड को मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको हम इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक क्लास अन्य क्लास में मौजूद एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। अच्छा, मेन क्लास को बोला जाता है, मतलब जो देखिए यहाँ पे मुख्य क्लास जो होती है ए, तो यहाँ बोल सकते हैं उसको सुपर क्लास, और जो क्लास यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे सब क्लास। मतलब इनहेरिटेंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण फीचर्स माना जाता है, और यह क्लास दूसरे क्लास से एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस करता है, जिसे सब क्लास बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हम बी की बात करें, और ए क्लास क्या हो गई, ए क्लास सुपर क्लास हो गई। इस क्लास से सब क्लास के द्वारा एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस किया जाता है। अब रीयूजिबिलिटी यानी कि बार बार उपयोग करना, तो इनहेरिटेंस के द्वारा कोड को रीयूज यानी कि बार बार यूज़ किया जाता है। और यदि हम न्यू क्लास बनाना चाहते हैं लेकिन पहले से मौजूद क्लास में ये सब कोड अवेलेबल है, तो हम उसको इनहेरिटेंस के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन में आपको पहले चित्र दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप एटीएम पे गए और एटीएम में आपने कार्ड स्वाइप किए और यहाँ पे कोड डाले और आपका जो पैसा निकल गया। अब आपको सिर्फ इससे मतलब था कि आपको पैसा निकालना है, तो आपका काम हो गया। परंतु आपको अंदर क्या हो रहा है कि अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार वो वर्क कर रहा है, आपका अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें, अकाउंट बैलेंस कैसे मैच कर रहा है, सारी चीज़ें आपको नहीं पता। पर अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपको ज़रूरी फीचर्स आपको बता दिया है, बाकी चीज़ें आपको नहीं बताया है। तो इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसके अलावा यहाँ कार की बात करें तो कार में स्टेयरिंग, आप देखिए चाबी आपने घुमाए, कार स्टार्ट हो गई, गियर लगाया आपने, स्टेयरिंग घुमाए, क्लच, एक्सीलेटर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि क्या क्या करना है। परंतु अंदर उसके द्वारा क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। तो जो आपको ज़रूरत है वो आपको दिखा दी गई है। इसका मतलब है कि यहाँ एब्स्ट्रैक्शन है। तो इसी प्रकार C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एब्स्ट्रैक्शन बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स है, जिसके अंतर्गत
कुछ क्लास जो है जिसके अंतर्गत आपको काम करना ऑब्जेक्ट, उनके बेसिक जो चीज़ है वो आपको बता दी जाएगी, अंदर क्या डिफाइन किया गया है वो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ जरूरी जानकारी को दिखाना और बाकी सभी डिटेल्स को छुपा देना, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जो उपयोग है डेटा से संबंधित सिर्फ जरूरी जानकारी दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मोबाइल में आपने कॉल लगाए तो कॉल लग गया, आपको अंदर क्या होना है वो आपको मतलब भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, मोबाइल का जो है सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा काम करना, एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक काम कराना, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही जो एंटिटी है उसको अलग अलग यहाँ पे परिस्थिति में अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक आदमी पिता भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, पति हो सकता है, कोई ऑफिस का कर्मचारी भी हो सकता है, तो अलग अलग परिस्थिति में वो अलग अलग यहाँ पे उसका काम होता है। देखिए, मान लीजिए हमने एक शेप नाम की क्लास बनाया और शेप नाम की क्लास में हमने ड्रॉ नाम से जो है एक उसकी मेथड को डिफाइन कर दिए। अब शेप जो है कुछ भी हो सकता है, शेप जो है लाइन भी हो सकता है, शेप ट्राइंगल भी हो सकता है, शेप रेक्टेंगल भी हो सकता है, शेप सर्कल भी हो सकता है, और सभी में जो है जो ड्रॉ नाम की मेथड है वो काम करेगी, क्योंकि लाइन को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्राइंगल को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल को भी ड्रॉ करना पड़ेगा और सर्कल को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शेप जो है, शेप अलग अलग प्रकार से यहाँ काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं कि एक ही जो क्लास है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे काम कर रही है। इसका मतलब है कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ऑप्स के अंतर्गत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगला देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जब हम क्लास, मेथड और वेरिएबल इन सभी को एक साथ यहाँ मर्ज करके देखते हैं तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जैसे C++ में इनकैप्सुलेशन एक प्रक्रिया है जो कि डेटा मेंबर और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में एक कंबाइन करके रखती है, यानी जोड़ कर रखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा और फंक्शन को एक साथ एक क्लास के अंदर रखना क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और इनकैप्सुलेशन के कारण ही हम डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते, इसके लिए जो होता है इसे क्लास के फंक्शन द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह उप्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके अलावा इनकैप्सुलेशन की वजह से डेटा मतलब जो है हमारा सुरक्षित रहता है, सेव रहता है और इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको किसी जो डेटा है मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत की कुछ चीज़ें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इसके मेन जो ऑब्जेक्ट है उससे संपर्क करेंगे, तब कहीं जाके इसकी सारी चीज़ें उपयोग कर पाते हैं। इसको आप इस प्रकार देखिए एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में दो टीम आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर टीम। पहली टीम ने कुछ जो है, पहली टीम को दूसरी टीम की डाटा की कुछ ज़रूरत है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस करने की वहाँ पे क्या होगा, परमिशन नहीं मिलेगी। आपको क्या होगा, जो मेन व्यक्ति है जो कि लीडर होता है टीम का, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, तब कहीं डाटा की आप डाटा को एक्सेस कर पाओगे। तो इसी प्रकार के जो फीचर्स है C++ में, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है और इसी को इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एक और फीचर है मतलब कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं उसके अंतर्गत, जिसे बोलते हैं मैसेज पासिंग। तो देखिए, मैसेज पासिंग के अंतर्गत हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अनेक ऑब्जेक्ट के समूह होते हैं जो आपस में एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर मैसेज को सेंड और रिसीव करते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक मैसेज एक निश्चित प्रक्रिया अथवा फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, और मैसेज प्राप्त करके जो है ऑब्जेक्ट एक निश्चित प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट का नाम, मेथड का नाम और सूचना को भेजना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो गए, इनको आपस में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपस में एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है इसके बाद जो है इसके सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे हल करेंगे। जैसे कि क्लास और ऑब्जेक्ट तो यहाँ बेसिक रूप से मिलेंगे ही, बाकी सारी चीज़ें भी आपको समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको लेक्चर ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।